मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आपने अपने जीवन में अब तक की सबसे डरावनी चीज क्या देखी है? क्या आपने कभी कुछ इतना भयानक देखा है कि आपको अपनी हर बात पर संदेह हो गया हो? सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चैनल पर यह कहानी बताऊंगा, और मुझे पता है कि आप सभी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे एक साधारण मोटरसाइकिल की सवारी ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये सब एक गुरुवार की रात को हुआ। उस रात मैं अपने दोस्त प्रशांत के साथ बागपत जिले से होते हुए जागोस के लिए एक गांव से सड़क पर लौट रहा था। हमें पता भी नहीं चला कि कब बहुत देर हो गई थी। प्रशांत मोटरसाइकिल चला रहा था और मैं पीछे सीट पर बैठा था। मैं जितना संभव हो सके उतना वीडियो बना रहा था, क्योंकि मैं जांचना चाहता था कि मेरा नया मोबाइल फोन कैमरा कैसे काम करता है। पहले तो रात सामान्य चल रही थी, थोड़ी ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा मुझे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। मैं गाड़ी चलाते समय प्रशांत को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत चक्कर आने लगे। यह बहुत ही अजीब एहसास था। यह सामान्य चक्कर जैसा नहीं था, यह कुछ ऐसा था जिसे मैंने अपनी स्किन पर हवा में महसूस किया, जैसे कि बेचैनी अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आ रही हो। और मैंने देखा कि सड़क पर कोहरा छाने लगा। पहले तो मुझे बाइक एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई दिखी। मुझे लगा कि मुझे बुखार है और मैं भ्रमित हूँ, लेकिन मैंने देखा कि बाइक तो चल रही थी, लेकिन सड़क अभी भी उसी जगह पर थी। प्रशांत बेतरतीब ढंग से बाइक चला रहा था। हे प्रशांत, क्या तुम ठीक हो? हाँ। बाइक और भी ज्यादा बेतरतीब ढंग से चलने लगी, लगभग सड़क से उतर गई। तभी मैंने अपने दोस्त का चेहरा देखा। वो जितना भ्रमित था उतना ही खोया हुआ भी था। हे रोड! अचानक प्रशांत ने अपनी संतुलन क्षमता वापस पा ली और बाइक को सीधा कर लिया। हम लगभग दुर्घटना का शिकार हो गए थे। भाई क्या हुआ? अरे यार मुझे माफ करना, मुझे अचानक बहुत चक्कर आया और मैं अपना संतुलन खो बैठा। अब मैं ठीक हूँ। सड़क पर क्या हुआ था? क्या कुछ मिनट पहले कोहरा था? नहीं, ये अचानक से आ गया। ऊपर से यहाँ बहुत ठंड भी है। हम दोनों ये सोचते हुए यात्रा जारी रखते रहे कि आखिर क्या हो रहा है। हम दोनों को अभी भी चक्कर आ रहे थे, इसलिए प्रशांत को बाइक पर नियंत्रण खोने का डर था। हमने अपना संतुलन वापस पाने के लिए एक पल के लिए रुकने के बारे में सोचा, लेकिन हम दोनों में से किसी में भी ये सुझाव देने का विचार नहीं आया। शायद इसे समझना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों डरे हुए थे। हम दोनों को लग रहा था कि अगर हम रुक गए तो कुछ बुरा हो जाएगा। अचानक जब हम दोनों को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा और लगा कि सब खत्म हो गया है, तो हमने कुछ सुना। ये एक लड़की की रोती हुई आवाज थी। मैं और मेरा दोस्त असमंजस में एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। हम दोनों में से कोई भी बाइक को धीमा करने के विचार से खुश नहीं था, लेकिन उस समय हम किसी तरह की औलिकता से भूत प्रेत या इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये कोई चाल हो सकता है। हमारा पहला ख्याल सबसे तार्किक था। एक लड़की सड़क के बीच में घायल हो सकती है, या हो सकता है कि कोहरे में उसका कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो। अपने डर के बावजूद हम रुक गए और रोने का कारण जानने की कोशिश करने लगे। जब हम रुके तो हमें एहसास हुआ कि ये जगह कितनी डरावनी है। सड़क पूरी तरह से अंधेरी थी। हम नहीं देख पा रहे थे कि सड़क कैसे आगे बढ़ रही है या हम कहां से आए हैं। हम बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जैसे कि ये काफी नहीं था, हम एक नए डर से घिरे हुए थे, सन्नाटा। चूंकि मोटर बाइक बंद थी, इसलिए हम केवल लड़की के रोने की और कुछ झिंगरों की आवाज सुन सकते थे। हम और भी ज्यादा डरने लगे और लड़की के लिए डरने के बजाय हमें अपनी जान का डर सताने लगा। महिला की सिसकियां और भी अजीब होती जा रही थी। पहले तो हम पहचान नहीं पाए कि ये कहां से आ रही है, लेकिन अचानक ये पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया। वे सिसकियां सड़क से आ रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। शोर न केवल तेज हो रहा था बल्कि आगे बढ़ रहा था। सिसकियां हम तक आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। बस मैंने अपना कैमरा निकाला, जितना हो सके उतना वीडियो बनाया, जैसे कि इससे जो भी हमारे पास आ रहा था उसे रोका जा सके। मेरे कैमरा में एक फ्लैश था जिसकी मदद से हम थोड़ा आगे देख सकते थे, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नजदीक नहीं देख पा रहे थे। शोर लगातार नजदीक आता जा रहा था। हम महसूस कर सकते थे कि यह हमारे करीब आ रहा है। सचिन, चलो यहाँ से, कुछ गड़बड़ है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो पुलिस को बुलाते हैं। अगर उस लड़के को कुछ हो गया हो तो वो हमारी मदद करेंगे। हाँ चलो। रुको 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 रुको, इंजन को बंद करो। क्या? ध्यान दो। शोर बंद हो गया। उसने रोना बंद कर दिया। हम दोनों सावधान मुद्रा में खड़े रहे। कदमों की आहट या महिला की सिसकियां फिर से सुनने की कोशिश कर रहे थे। उस जगह पर एकदम सन्नाटा छा गया था। ठीक है, अब जाने का समय आ गया।
प्रशांत ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो घबरा गया। सचिन, हमारे सामने! जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, 1 सेकंड के लिए ही सही, मैं देख सका और फिल्म कर सका कि मैं क्या देख रहा हूँ। एक काली छाया हमारे सामने से तेजी से गुजरी और सड़क पर खो गई। हम दोनों पूरी तरह से डर गए थे, हम पूरी तरह से घबरा गए थे। मैंने प्रशांत को आवाज लगाई कि वो बाइक स्टार्ट करे, और जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, तभी सड़क के बीच में हमने कुछ और देखा। ये एक महिला थी। पहले तो हमें लगा कि वो खो गई है, शायद वो रो रही थी, लेकिन कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी। वो सड़क के बीच में खड़ी थी। उसने एक साड़ी पहन रखी थी। मैंने उसके पैरों को देखा और तभी मुझे एहसास हुआ कि ये महिला जमीन पर खड़ी ही नहीं थी, वो तैर रही थी। तभी भले ही ये केवल 1 सेकंड के लिए था, हम उसकी आंखों में देख सकते थे। वे ऐसी थी जैसे वो खो गई हो। किसी इंसान की ऐसी आंखें नहीं हो सकती। वो महिला इंसान नहीं थी, वो कुछ अलग थी। प्रशांत, जो मेरे जैसा ही कुछ कह रहा था, उसने बाइक घुमाई और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाने लगे। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। चक्कर फिर से आने लगे और उस क्षेत्र से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद, जो घंटों जैसा लगा, हम वहां से निकल गए। धीरे धीरे कोहरा छटने लगा और सारा अंधेरा चला गया। तापमान सामान्य हो गया और चक्कर आना पूरी तरह से बंद हो गया। खैर, प्रशांत ने एक पल के लिए भी अपनी स्पीड को कम नहीं किया। जब दिन निकला तो हमें उसी रास्ते से घर को वापस लौटना पड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं बचा था। सड़क वही थी जिस पर हम जा रहे थे। इसके तुरंत पार जब मैं घर पहुंचा तो मुझे प्रशांत और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में थोड़ा और पता चला। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत दुखी था और हैरान भी। हम अकेले नहीं थे जिन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो हमें नहीं देखना चाहिए था। पिछले कुछ सालों में बागपत जिले की उस सड़क पर कोई अलौकिक घटना हुई थी। आधी रात को उस जगह के बारे में अफवाह है कि वो इस दुनिया के बाहर से चीजों के मिलने का स्थल है। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बुरी चीज क्या है? हमने जो कुछ भी अनुभव किया उसके बावजूद हम लकी थे। हमें पता चला कि उस सड़क पर आने वाला हर व्यक्ति जीवित नहीं निकलता। और तभी हमें पता चला कि हमारी यात्रा से 2 साल पहले एक नवनिवाहित जोड़ा वहां डेड पाया गया था। महिला को सबसे बुरा अनुभव हुआ था। उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके सड़क पर फेंक दिया गया था। उस दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वो मृत पाई गई हो। मुझे लगता है कि मेरी तरह ही आप सभी को डरावनी कहानियां पसंद हैं, चाहे वो सीरीज, फिल्म्स या वीडियोस के जरिए हो। हम सभी अलग अलग तरीकों से डरावनी कहानियां देखते हैं। मेरे मामले में हालांकि कई लोग नेटफ्लिक्स जैसे पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स पसंद करते हैं, लेकिन मुझे यूट्यूब से खास लगाव है। यूट्यूब पर स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं, वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों द्वारा बनाई गई अद्भुत सामग्री है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अक्सर मैं छिपे हुए रत्नों की खोज के लिए मंच के सबसे अंधेरे कोने में गोता लगाती हूँ। इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय मैं एक जिज्ञासी यूट्यूब चैनल पर ठोकर खाई, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप परिचित होंगे। SSG एनिमेशंस। मैं हमेशा उनकी वीडियोस अपलोड होते ही देखती थी। मैं आमतौर पर उन्हें अकेले देखती थी, लेकिन जब भी मैं कर सकती थी मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रिस को अपने साथ बुलाती। क्रिस भी SSG का बहुत बड़ा फैन था। उसका सपना हमेशा चैनल पर एक कहानी में अभिनय करना था। एक महत्वाकांक्षा जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि चैनल पर होने के लिए आपके पास बताने के लिए कुछ डरावना होना चाहिए। मैं खुद को यूट्यूब पर हॉरर का बहुत बड़ा फैन मानती हूँ, लेकिन मैंने इसे हमेशा बाहर से ही देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्लेटफॉर्म के प्रति मेरा प्यार मुझे खतरे में डाल देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे डरावने प्यार का इस्तेमाल मेरा पीछा करने के लिए करेगा। मेरे दैनिक जीवन के प्रति एक अजनबी का जुनून ऐसी घटनाओं को जन्म देगा जो मेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। ये सब मंगलवार की सुबह शुरू हुआ। क्योंकि मैं एक फिल्म क्रिटिक्स के रूप में घर में काम करती हूँ, इसलिए मुझे अपना शेड्यूल तय करने की आज़ादी है। मैंने यूट्यूब पर हाल ही में अपलोड की गई हॉरर शॉर्ट्स फिल्में देखने के लिए सुबह जल्दी उठने का फैसला किया। मैं उत्साहित थी और इसके लिए तैयार थी। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चला। अचानक मेरे कंप्यूटर पर एक मैसेज आया जिसने वीडियो को बीच में रोक दिया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये कहा गया। मुझे लगा कि ये कोई प्रैंक था, किसी तरह का वायरस। मुझे पता है कि मुझे डर लगना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं अविश्वसनीय रूप से परेशान महसूस कर रही थी।
क्या मैंने बिना जाने वायरस डाउनलोड कर लिया था? कौन हो सकता है जिसने मुझे मैसेज भेजा? एक वायरस? मैंने उस मैसेज को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही दूसरा मैसेज पॉपअप हो गया। मुझे पता है कि तुम अकेली हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जिसने भी ये मैसेज भेजा है वो सही हो सकता है, लेकिन ये पता लगाना आसान नहीं था। किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने खुद को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये सोचकर कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मेरी मानसिक शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ मिनट बाद मेरा फोन बजा। ये एक अनजान नंबर से आया हुआ टेक्स्ट मैसेज था। इंटरनेट बंद करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगा कि मेरा खून जम गया है। उसे मेरा नंबर कैसे मिला? ये कौन था? मैंने क्रिस को फोन करके बताने का फैसला किया कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरे अंदर डर बढ़ने लगा। मैंने अपने फ्लैट के सभी तालों को चेक करने का फैसला किया। मैं ऊंची मंजिल पर रहती थी और दरवाजे सेफ थे, कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। क्या वे मुझे मोबाइल फोन से कैमरे पर देख रहे थे, वेबकैम पर? बस मैंने सब कुछ बंद कर दिया। दोपहर धीरे धीरे बीत गई। बिल्डिंग में शोर ने मुझे परेशान कर दिया। दोपहर धीरे धीरे बीत गई। बिल्डिंग में हर शोर ने मुझे परेशान कर दिया। पड़ोसियों के दरवाजे पर दस्तक, लिफ्ट का हिलना और यहाँ तक कि दालन की कदमों की आवाज़ों ने भी मुझे चौंका दिया। मैं एक छोटी सी धमकी को अपने ऊपर हावी कैसे होने दे सकती थी? ये जितना वास्तविक लग रहा था, सब कुछ मुझे बता रहा था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी। लेकिन मेरे एक हिस्से को लगा कि यह असली था, भले ही मैं इसका कारण ना बता सकी। मैंने अपने आप को अपने कमरे में बंद करने, दरवाज़ा बंद करने और शांत होने का कोशिश करने का फैसला किया। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। मैं दरवाजे पर हाथ में चाकू लिए उस व्यक्ति पर कूदने वाली थी, लेकिन मैं बीच में रुक गई क्योंकि वो क्रिस था। अमेंडा, क्या हो रहा है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। मैंने देखा कि तुम्हारी लाइन काम नहीं कर रही, इसलिए मैंने तुम्हारी दी गई डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया। मेरे आने से तुम डर तो नहीं गई ना? हताश होकर मैं उसके पास भागी और उसे गले लगाकर सारी बात बताई। वो मुझे अपने फ्लैट में ले गया और मुझे आश्रय देने की पेशकश की। उसने मुझसे कहा कि मैं पूरी रात वहां रह सकती हूँ और वो मेरे साथ जागता रहेगा। उस पल मुझे बहुत राहत महसूस हुई। परेशानी खत्म हो गई थी। अमांडा, क्या तुम अपना ध्यान भटकाने के लिए यूट्यूब पर कुछ देखना चाहोगी? मुझे नहीं पता, मैं अभी भी डरी हुई हूँ। चलो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑलरेडी कुछ है। मैंने स्क्रीन पर देखा तो वहाँ एक रुका हुआ वीडियो था। अपने दोस्त की मौजूदगी से सहज होकर मैंने सहमति जताई, लेकिन जैसे ही वीडियो शुरू हुआ मैं उलझन में पड़ गई। ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, बल्कि मेरे फ्लैट की रिकॉर्डिंग थी। किसी ने सोते समय इसे फिल्माया था। क्या बकवास है! ये सबसे अच्छा पार्ट है। क्या हो रहा है? तुम मुझे फिल्म क्यों कर रहे थे? उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या क्रिस ही वो व्यक्ति था जो मेरा पीछा कर रहा था? मैं भ्रमित थी। अपने फ्लैट में मेरा एक वीडियो देख रही थी। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब मैं वीडियो देख रही थी तो मैं क्रिस की नज़र को अपनी तरफ देख सकती थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया करते हुए। इस बीच मेरे दिमाग में मैं भागने के तरीके के बारे में सोच रही थी। जब मैं ये देख रही थी तो मैं अपनी आंख के कोने से देख सकती थी कि क्रिस ने अपने जैकेट से एक चाकू निकाला। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने गहरी सांस ली और 3 तक गिनती की। जैसे ही मैंने गिनती पूरी की, मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और क्रिस पर छोटी सी टेबल फेंकी। मैं सामने के दरवाजे की ओर भागी और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो खुला हुआ था। क्रिस बिल्कुल नौसिखिया था। मैं उसके फ्लैट से बाहर भागी और पड़ोसियों के दरवाजे पर पीटने लगी। भागते समय मैंने मदद के लिए आवाज़ लगाई, उम्मीद की कि कोई दरवाज़ा खोल देगा। कुछ पड़ोसियों ने अपना सिर अंदर डाला, लेकिन जब उन्होंने स्थिति देखी तो उन्होंने खुद को फिर से अंदर कर लिया। दूसरों ने बस कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार मैं फ्लैटों पर चढ़ना समाप्त करके छत पर पहुंच गई। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। ये 5वीं मंजिल थी और मैं गिरने से बच नहीं सकती थी। मेरे पीछे क्रिस पहले से ही मेरे पास खड़ा हुआ था, हंस रहा था, लेकिन गुस्से में भी था। मैंने क्रिस को देखा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मेरी हताश के हर पल का आनंद ले रहा था। तुम यहाँ से भाग नहीं सकती अमांडा। क्रिस, क्या बकवास है?
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैं अपनी डरावनी कहानी में किस तरह की भूमिका निभाऊंगी। याद है? तुम मुझसे कहोगी कि मेरा विचार बेवकूफी भरा है, तुम इस पर हंसोगी और तुम कहोगी कि तुम मेरे साथ कुछ भयानक नहीं कर सकते। चीजों को घटित करने का एकमात्र तरीका कहानी का खतरनाक बनना है। तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और इसलिए ये और भी ज्यादा नाटकीय होने जा रहा है। मैं खबरों में, फिल्मों में, किताबों में, YouTube चैनलों में आने का इंतजार नहीं कर सकता। SSG एनिमेशंस मुझ पर वीडियो बनाएंगे। मैं इसे यहीं खत्म नहीं होने दे सकती थी। मैंने एक फूलदान उठाया और उसके सर पर फेंक दिया ताकि वो छत पर बने सिंक तक मैं भाग सकूं। मैंने खुद को अंदर बंद कर लिया और दरवाजा बंद कर लिया। कपड़े धोने का कमरा छोटा था, मैं मुश्किल से उसमें आ पाई थी और ग्रिल मुझे बाहर से अलग लग रही थी। दूसरी तरफ क्रिस ने गुस्से से दरवाजा खोलने और मुझ तक पहुंचने की कोशिश की और मुझे पता था कि वो सफल होगा। हमारे सबसे डरावने पल में मेरी चीख पुकार ने आखिरकार असर दिखाया। पड़ोसियों ने छत के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। उसे खोलने की कोशिश की। दूसरों ने पुलिस को बुला लिया। क्रिस ने एहसास किया कि समय खत्म होता जा रहा है। अमांडा, दरवाजा खोलो, हमारे पास कुछ ही सेकंड्स हैं, अभी दरवाजा खोलो। लेकिन पड़ोसी पहले से ही आ रहे थे और कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और ठीक उसी समय अंदर आ गए जब क्रिस मेरे पास पहुंचने वाला था। पुलिस के आने तक वे दोनों मिलकर उसे रोकने में कामयाब रहे। क्रिस निराशा में चिल्ला रहा था। वो एक पागल जानवर की तरह लग रहा था। उसकी नजर मेरे अलावा किसी और पर नहीं थी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। वो मुझे सबसे बुरे तरीके से चीरना चाहता था। उस दिन पड़ोसियों ने एक मॉन्स्टर को गिरफ्तार किया। क्रिस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को उसके फ्लैट में मेरी कई रिकॉर्डिंग्स मिली जो काफी थी उसे दोषी ठहराने के लिए और सबूत की पेशकश के लिए। मैं दूसरे फ्लैट में चली गई और अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती। मैंने जो भयावह अनुभव किया उसके बावजूद मैंने SSG को देखना जारी रखा, लेकिन एक नए दृष्टिकोण के साथ। सभी कहानियां तब तक दिलचस्प और मनोरंजक होती हैं जब तक वे आपके साथ घटित नहीं होती। हम हमेशा जानते हैं कि क्या निर्णय लेना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चैनल पर एक कहानी में अभिनय करने के क्रिस के सपने को पूरा करूंगी, लेकिन मैंने जो अनुभव किया उसे देखते हुए मैं ऐसा करना कभी पसंद नहीं करूंगी। जब मैंने जीन पैराडोर में रुकने का फैसला किया तो मैं कुछ विशेष नहीं ढूंढ रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये क्या था। तकनीकी रूप से मेरी नाइट शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे पूरी रात ड्राइविंग करनी थी, लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि बस थोड़ा सा आराम करना चाहता था। मुझे ये जगह एक ऐड की वजह से मिली। उस पर लिखा था हिस्ट्री और लग्जरी। मुझे हिस्ट्री या लग्जरी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये मेरे रास्ते के बहुत करीब था और अगर मैं थोड़ा आराम करने के लिए नहीं रुका तो मुझे डर था कि मैं कहीं स्टीयरिंग व्हील पर ना सो जाऊं। इमारत प्रभावशाली थी, एक पहाड़ी पर खड़ी पत्थर की संरचना जो एक पुराने ज़माने के महल जैसी दिखती थी। मैं लॉबी में दाखिल हुआ और पहले चीज़ जो मैंने देखी वो थी शांति। मैं काउंटर के पास गया जहाँ एक बुजुर्ग महिला ने मेरा स्वागत किया। उसके चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी और वो सड़क किनारे के होटल रिसेप्शनिस्ट जैसी नहीं लग रही थी। शायद बिना समझे मैं एक टूरिस्ट जगह पर आ गया था। कमरे पूछने के बाद उसने मेरी तरफ एक उलझन में देखा, जैसे वो किसी चीज़ से हैरान हो। उसने मुझे पूछा कि क्या मुझे होटल का इतिहास पता है, और मैंने उसे बताया नहीं। वो अपनी चाबियां जांचने गई और मैंने देखा कि उसने एक विशेष चाबी चुनी। उसने वो मुझे दी और मुझे गुड नाइट कहा। उस समय मुझे लगा जैसे मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि उससे पूछ नहीं सका, इसलिए मैं चला गया। मैं दूसरी मंजिल पर गया। कमरे का दरवाज़ा अपनी टूटा फूटा होने के कारण ध्यान देने योग्य था। लकड़ी दूसरे दरवाज़ों की तुलना में पुरानी लग रही थी। कमरा विशाल था, पुरातन फर्नीचर से सजाया गया था, जिसमें एक बड़ा बिस्तर और बाहर से आने वाली रोशनी को रोकने वाले भारी पर्दे थे। मैंने जल्दी से स्नान करने के बाद बिस्तर पर आराम किया और लाइट्स बंद कर दी। मैं तुरंत सो गया। मैं बिना किसी स्पष्ट कारण के सुबह 3:12 पर जाग गया। कमरे में शांति थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा, जो खुला था। मुझे पता था कि मैंने उसे बंद कर दिया था। मैंने खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं ऐसा करना भूल गया था। मैं कुछ सेकंड्स के लिए बिस्तर पर लेटा रहा, बाथरूम के दरवाजे को देखता रहा।
वो हिल नहीं रहा था, लेकिन खुलना इतना चौड़ा था कि मैं कल्पना कर सकता था कि दूसरी तरफ कुछ है। मैं उठा और बत्ती जलाई और बाथरूम की जांच की। वो खाली था। मैंने इस बार दरवाज़ा कसकर बंद किया और वापस बिस्तर पर चला गया। कमरा ठंडा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने खुद को ओढ़ने में लपेटा और सोने की कोशिश की। अचानक मैंने एक धमाका सुना। मैंने डेस्क की तरफ देखा। कुछ जो पूरी तरह से सही रखी थी अब एक तरफ गिरी हुई थी। मैं फिर से उठा। मैंने कमरे में कुछ असामान्य ढूंढा, लेकिन कुर्सी के अलावा सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने उसे सीधा किया और खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि शायद मैंने उसे पहले गलत रखा होगा, लेकिन मैंने नहीं रखा था। मैं बिस्तर पर बैठ गया और चारों ओर देखा। पर्दे बंद थे और दरवाजा सुरक्षित था। सब कुछ वैसा ही था जैसे होना चाहिए था, लेकिन कमरे में कुछ गलत महसूस हो रहा था। मैं फिर से लेट गया और बत्ती बंद कर दी। केवल बाथरूम की बत्ती को छोड़ दिया। मैंने आवाज़ों को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। फर्श की चरमराहट फिर से शुरू हो गई, इस बार करीब। अचानक पर्दे हिले, जैसे हवा के एक झोंके ने उसे हिला दिया हो, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। मैं अचानक उठा और उनके पास गया। ताले जांचे, वे सुरक्षित थे। जैसे ही मैं जांच कर रहा था, मैंने ठीक पीछे एक आवाज़ सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, सिवाय एक विवरण के। बाथरूम की बत्तियां झिलमिला रही थीं। मैं धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोला और देखा कि बत्तियां एक साथ बुझ गईं। मैं अंधेरे में वहाँ खड़ा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक बाथरूम का दरवाज़ा मेरे सामने धड़ाम से बंद हो गया। मैं पीछे उछला, लगभग बिस्तर से टकराकर गिर गया। टकराने की गूंज कमरे में हुई, जिसके बाद पूर्ण शांति छा गई। मेरी सांस ही एकमात्र चीज़ थी जिसे सुना जा सकता था। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और उस पर दे मारा। चीखा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अचानक बाथरूम के अंदर से एक आवाज़ आना शुरू हुई, एक फुसफुसाहट जो धीरे धीरे एक धीमी कर्कश हंसी में बदल गई। मैं दरवाजे से पीछे अपनी नज़र हटाए बिना बिस्तर की ओर पीछे हटा। फिर मैंने कदमों की आहट सुनी। इस बार वो बाथरूम से नहीं, बल्कि कमरे के बाहर गलियारे से आ रहे थे। मैं तेज़ी से सामने के दरवाजे की ओर गया और झांक कर देखा। मुझे कोई दिखा नहीं, लेकिन कदमों की आहट जारी रही। मैंने बाहर निकलने की कोशिश में लॉक को घुमाना चाहा, लेकिन चाबी नहीं घूमी। ऐसा था जैसे कोई चीज़ उसे बंद रख रही हो। मेरे सीने में एक तंग एहसास ने मुझे मेरे कमरे की ओर मुड़ने पर मजबूर किया। पर्दे पूरी तरह से खुले थे और खिड़की के पीछे एक अंधेरी गतिहीन छाया दिखी। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। मैं खिड़की के पास गया और उसे खोलने और मदद के लिए चीखने को तैयार था, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पहुंच पाता, कमरे की पत्तियां झिलमिलाने लगी। छाया गायब हो गई, लेकिन अब वो कहीं और थी। वो लंबा था, जिसकी आकृति बमुश्किल इंसान जैसी थी। उसकी आंखें या चेहरा नहीं था। मैं बिस्तर की ओर पीछे हटा, खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। मैंने टेबल लैंप पकड़ा और उसे अपने सामने ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई हथियार हो। आकृति हिली नहीं, लेकिन फुसफुसाहट वापस आ गई। ऐसा था जैसे दर्जनों आवाज़ें एक ही समय बोल रही हों। वो मॉन्स्टर बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसका मुंह था ही नहीं, लेकिन वो सुन भी रहा था। वे कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या। ऐसा था जैसे वो कोई दूसरी भाषा बोल रहे हैं। अचानक आकृति मेरे सामने। मैं चीखा और लैंप उस पर दे मारा, लेकिन वो धुएं की तरह उसमें से गुजर गया। मेरे सीने में एक ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई चीज़ मुझे छेद रही हो। मैं लड़खड़ा गया और हाँफते हुए ज़मीन पर गिर गया। मैं जैसे तैसे उठा और सामने के दरवाजे की ओर भागा। इस बार चाबी घूम गई। मैं गलियारे से बाहर निकला, लेकिन कदमों की आहट अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और छाया को पहले से तेज आगे बढ़ते हुए देखा। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा, मदद के लिए चीख रहा था। मैं लॉबी तक पहुंच गया, लेकिन वो खाली थी। वहां कोई नहीं था। मैं रिसेप्शन डेस्क के पीछे छिप गया था, कांप रहा था। जैसे ही मैंने सीढ़ियों से नीचे आते कदमों की आहट सुनी, अचानक सब कुछ रुक गया। कोई शोर नहीं था, कोई छाया नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी। मैं धीरे धीरे उठा और देखा कि पैराडोर का सामने का दरवाजा खुला था।
मैं अपनी कार की ओर भागा और पीछे मुड़कर देखे बिना मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं कभी नहीं जानना चाहता था कि कमरा 22 में असल में क्या हुआ था। मैंने इंटरनेट पर जानकारी ढूंढी और जो मुझे मिला उसने मेरे संदेहों की पुष्टि कर दी। कई लोगों ने उस कमरे में इसी तरह के अनुभव बताए थे। कुछ ने तो यह भी दावा किया था कि उन पर किसी चीज ने हमला कर दिया था जिसका वे वर्णन नहीं कर सकते थे। उस रात के बाद मैं फिर कभी पुराने होटलों में नहीं गया और जब भी जॉइन के पास से गुजरता हूँ तो मैं अगला रास्ता लेना सुनिश्चित करता हूँ। कुछ चीज़ों का सामना दोबारा ना करना ही बेहतर होता है और कमरा 22 उनमें से एक है।